हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति को। इसमें हमने देखा कि गति होती क्या है, किस किस प्रकार की गति हो सकती है, जिसमें से हमने समझा कि एक विमीय गति हो सकती है, द्विविमीय हो सकती है और त्रिविमीय हो सकती है। किंतु इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया सिर्फ एक विमीय गति को। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं द्विविमीय और त्रिविमीय को। तो एक विमीय गति के अनुसार हमें समझ में आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलेगी तो एक डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और जब उस डिस्टेंस को ट्रीट करेंगे समय के साथ, तुलना करेंगे समय के साथ, तो एक दर निकलेगा जिसको हम चाल कहेंगे। फिर हमने देखा कि अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें हमारे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में, तो वो दूरी कहलाती है मेरी विस्थापन। तो विस्थापन को समय से अगर ट्रीट किया तो हमको मिला क्या भाई, वेग। और वेग को भी अगर मैंने समय के साथ कंपेयर कर दिया तो मुझे मिल गया था त्वरण। तो इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी चीजों को हम देख चुके हैं। अब बारी आ गई है कि क्यों ना हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, आलेख खींचें, जहां पे हम अब समझें कि भाई कौन सी ग्राफ मुझे इंक्रीजिंग वेलोसिटी बता रही है, कौन सी ग्राफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी बता रही है, कहां पे मुझे त्वरण पता चल रहा है, कहां पर ऐसा एक्सीलरेशन है जो कि लगातार उसकी दर बढ़ रही है, कहां पर ऐसा एक्सीलरेशन जहां पर उसकी दर कम हो रही है, मतलब मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, या फिर कहां पर ऐसा है कि वेग एक समान है और मेरा एक्सीलरेशन 0 हो गया, त्वरण हो ही नहीं रहा। ये सब ग्राफ्स के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमारा भौतिक जगत का जो मेन पोर्शन था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बारे में। बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ रखे हैं, तो अभी उन्हीं में से एक ग्राफ लेकर के आएंगे जहां पे हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात करेंगे। हम बात करेंगे वहां पे y = x² के एक ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। एक पैराबोलिक ग्राफ और एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की हम इस सेशन के अंदर में बात करने वाले। अन्य ग्राफ और भी बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, उनको अगर आपको सीखना है तो आप हमारे भौतिक जगत वाले चैप्टर में जा सकते हैं, वहां पे ग्राफ्स को इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं सेशन को, जिसमें डिस्कस करना है हमें गति का आलेखीय निरूपण, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड स्थिति समय आलेख। स्थिति मतलब उसकी पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बताता है क्या भाई? तो ये रिलेशन बताता है। जैसे यहां पर स्थिति और समय के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे, है ना। जैसे यहां पर स्थिति और ये समय, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है। ऐसे ही कुछ चीजों को हम देखने वाले हैं कि ये क्या क्या चीजों को निरूपित कर सकते हैं, कैसे चलते हैं। तो देखिए भाई, सबसे फर्स्ट हम जरा डिस्कस करें तो हमें कुछ छोटी बातें ध्यान में आती हैं। वो ये है कि हमारे पास दो, अगर कहीं पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में दो अक्ष, किसमें भाई? तो हम कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कई तरीके से ग्राफिकल सिस्टम है, कार्टेशियन है, सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। जिसमें से हम सिर्फ कार्टेशियन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास एक ये मिल जाता है क्या, y एक्सिस, और यहां पर मिल जाता है मुझे x एक्सिस। x एक्सिस हमेशा ही इंडिपेंडेंट के लिए होता है, ठीक है, जो आत्मनिर्भर हो, जो कैसा हो, आत्मनिर्भर हो। और y एक्सिस पर उनको रखा जाता है जो किसी चीज पर निर्भर करे, डिपेंडेंट हो। जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी y = mx + c, यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इस y का मान इस x पर निर्भर करता है। हमने अगर ऐसा लिखा कि 2x + 3, एक हमने इक्वेशन लिखी, यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर दो मान चल रहे हैं। एक जगह पे मान है भाई y और एक है ये x।
अगर मैं y का मान कुछ रखूं तो मुझे यहां पर x के मान नहीं मिलने वाले, ठीक है ना, मतलब ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। हमें क्या करना होता भाई, यहां पर x का मान रखिए, अगर मैंने इस x की जगह पे 2 रख दिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 प्लस 3, ये मिलेगा मेरा y का मान, यानी 2 2 जा 4 और 3 7। अगर इस x की जगह पे 1 रख दिया तो कितना मिलेगा भाई, 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5। अगर इस x की जगह पे 0 रख दिया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना मिल जाएगा, 3। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इस x के मान को कुछ भी रख सकते हैं, y का मान इस पर निर्भर कर रहा है। तो ये रहता है उसका ग्राफ कि x का मान जो है वो इंडिपेंडेंट है, y का मान जो है वो क्या है भाई, डिपेंडेंट है। कैसे, अगर x का मान 0 है तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं ओरिजिन, इसका मतलब होता है 0,0। यहां x कोऑर्डिनेट का भी मान 0 है और y कोऑर्डिनेट का भी मान 0 है। अब अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूं तो इस x एक्सिस का अगर इक्वेशन लिखना हो तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, और अगर उसी प्रकार y एक्सिस का इसका अगर आपको लिखना हो समीकरण तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू 0। y का मतलब है कि ये वो लाइन है, ये वो वाली लाइन है जहां पर y का कुछ भी मान नहीं आएगा, इस पे जो भी मान आएंगे ये सब किसके मान है, ये x के मान है। यहां जो भी मान आएगा किसका मान है, ये सब y के मान है। मतलब ये वाली लाइन पे x की वैल्यू 0 और x एक्सिस पर y का मान 0, इसीलिए इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0 और इसकी होती है x इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब बात करता हूं, 0 अगर x है तो y 3 है, 0 अगर x है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5। अगर x 0 है तो y का मान कितना दिख रहा है भाई, 3। x 0 y का मान 3, ये पॉइंट हो गया कितना, 0,3। x, y, हमेशा क्या लिखते हैं भाई, x, y, ये x का मान पहले और y का मान बाद में, तो 0,3। अगला पॉइंट 1 पे 5, यहां पर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 है अगर x का मान तो y का मान 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये हो गया 1,5। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐसा ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या प्लॉट करते हैं भाई, इस तरीके से हम कोई सा भी ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पर x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट है, y एक्सिस पर कौन आ गया, डिपेंडेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसी सिलसिले में बात करूं इसी तरीके में, तो अगर मेरे पास में समय और स्थिति ग्राफ है, या स्थिति समय लिख लेते, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय आलेख मुझे ड्रॉ करनी है, तो यहां से मुझे दो बातें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है भाई कि ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। अब आप स्वयं से बताएंगे कि भैया समय और स्थिति में कौन इंडिपेंडेंट है, तो हम कहते हैं भैया समय इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम इंडिपेंडेंट है। यानी ये x अक्ष पे कौन जाएगा भाई, x अक्ष पे आ जाएगा समय, और y अक्ष पे कौन आएगा भाई, स्थिति। अच्छा, स्थिति का मतलब अल्टीमेटली क्या होती है, तो दूरी। समय, स्थिति समय ग्राफ का मतलब क्या है भाई, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये दूरी समय ग्राफ है, ये दूरी और समय के बीच में ग्राफ है। अगर समय ये है, स्थिति ये है, और कहीं पे आपको इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, तो ग्राफ में जो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, वो पहली चीज कैलकुलेट होती है, वो होती है भाई स्लोप। क्या कैलकुलेट होती है भाई, ढाल। तो इसमें अगर ढाल कैलकुलेट करना हो तो ढाल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके क्या, दो मार्किंग पॉइंट्स। एक पॉइंट यहां मार्क कर लेता हूं, मैं इसको नाम देता हूं T1। एक पॉइंट मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं, नेम्ड एज T2। ये समय है ना, तो T1 और T2, एक यहां पर एक यहां पर, दो पॉइंट है। यहां पे अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूं तो ये T1 पे स्थिति, तो इसको मैंने नाम दे दिया भैया x1, और यहां पर भी एक स्थिति आएगी जिसको मैंने नेमिंग कर दी क्या, x2। ये x1 और x2 मिलने के बाद मुझे निकालना है यहां पर ढाल, और इस ढाल के लिए अगर बात करना शुरू करूंगा
तो देखिए इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, यहां पे जो कोण बन रहा है, ये जो थीटा कोण बन रहा है, यही है इसका ढाल। मुझे ढाल निकालना है, अल्टीमेटली मतलब मुझे निकालना है क्या, थीटा। मतलब मैं यहां पर निकाल लूंगा टेन थीटा। टेन थीटा क्यों भाई, तो देखिए मैं नेमिंग कर देता हूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट हो गया सी। तो ढाल टेन थीटा होता क्या है, तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू, मुझे पता है लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई, बीसी, और आधार कितना है, एसी। तो ये क्या हो गया, बीसी अपॉन एसी। ठीक, तो ये मिल गया मुझे क्या, यहां से टेन थीटा, यहां से मिल गया मुझे ढाल। अब इसी प्रकार से मैं अगर बात करता हूं तो मुझे बताएंगे आप, ये जो बीसी है, ये जो लाइन है, ये जो बीसी, ये क्या है भाई, ये कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक ये x2 है, और यहां से यहां तक ये x1 है। तो ये बची हुई जो दूरी है, ये कैसे निकलेगी, ये दूरी पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दूं, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है t2, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है t1। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये कैसे निकलेगी, तो ये निकल जाएगी t2 माइनस t1। कुल जो t2 है इसमें से t1 को माइनस कर दूं तो t2 माइनस t1, अर्थात यहां पे क्या मिल जाएगा, t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, अब क्या समझ में आ रहा भाई, ये x2 माइनस x1 क्या होता है, डेल x, और ये t2 माइनस t1 क्या होता है, तो डेल t, और डेल x अपॉन डेल t को क्या कहते हैं, तो ये है मेरा क्या भाई, ये है मेरा विस्थापन, और ये है मेरा क्या, समय, और विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग। मतलब ये जो स्लोप है ये किसको निर्देशित कर रही है, ये वेग को निर्देशित कर रही है। आसान था। समय और स्थिति ग्राफ का जो ढाल है वो किसको बताएगा, वो मेरे वेग की वैल्यू को बताएगा। ठीक है ना, किसकी वैल्यू को बता रहा भाई, वेग। आई थिंक यहां तक बातें क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं। ठीक है, ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक समान, असमान, बहुत सारी चीज आएंगी। बट यहां तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो उस ग्राफ में मैं एक चीज कैलकुलेट करता हूं जिसको कहते हैं हम स्लोप, जिसको कहते हैं हम ढाल। ढाल कैसे निकालते हैं भाई, तो कहीं पर भी दो पॉइंट ले लिया और उसको ज्वाइन करने के बाद उस ट्रायंगल में यहां से एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हम ढाल, इसी को कहते हैं हम विस्थापन बटा समय, इसी को कहते हैं हम वेग। ठीक, आइए चलिए जरा बात करते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, गति का आलेखीय निरूपण, गति का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में स्वतंत्र निर्देशांक को एक्स अक्ष पे, जो स्वतंत्र है, जो आत्मनिर्भर, जिसको मैं लिख रहा था ये भैया, इसको स्वतंत्र कर देते हैं, है ना। ये जो अपन बात कर रहे थे ये क्या है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा वर्ड, ये हो गया मेरा स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर नहीं करता, एक्स अक्ष पे दर्शाते हैं। जबकि परतंत्र, जो डिपेंडेंट है, वो कहां आएगा भाई, वो वाई अक्ष पर आएगा। समय के सदैव स्वतंत्र निर्देशांक होने के कारण समय को सदैव एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। अब ग्राफ के जो ढाल, जो स्लोप है तथा प्राप्त आकृति के क्षेत्रफल द्वारा अन्य भौतिक राशि को प्राप्त करते हैं। जैसे हमने अभी स्लोप निकाला, उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, ढाल भी, हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आइए जरा क्षेत्रफल की भी बात कर लूं मैं। अगर हमने इसी प्रकार से, जैसा अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, सिमिलरली मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच में भाई, तो ये वापस से वही समय है, और ये वाई एक्सिस अब क्या हो गया, तो इसको मैं कह लेता हूं ये वेग है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें, एक ए पॉइंट और एक यहां पर मार्क कर लेता हूं बी पॉइंट। इसको दोनों की तरफ से परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया तो मुझे जो मिलने वाला है, यहां से और यहां से दोनों पर से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
और इसको डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट तो नहीं है, तो मैंने इसको डॉटेड कर दिया। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं तो भैया यहां पर ये जो टाइम होगा ये हो गया मेरा t1 और ये जो टाइम होगा दिस इज t2। इसी प्रकार मैंने इसके लिए y अक्ष पे भी कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, तो y अक्ष से भी मैंने यहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये भी मेरा मेजर पार्ट नहीं है, तो मैंने इसको भी क्या बना लिया भाई, इसको भी डॉटेड कर दे रहा हूं मैं। तो ये दोनों पोर्शंस कैसे बन गए भाई, तो यहां पर ये हो गया था t1 t2, तो ये हो जाएगा मेरा v1 और ये जो हो जाएगी वैल्यू ये हो जाएगी v2। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, तो मुझे इसमें दो चीजें निकालनी होती, एक निकालना होता है यहां पर स्लोप और दूसरा मैं निकालूंगा एरिया। एक मैंने सबसे पहले यहां निकाल लिया थीटा, ये निकालूंगा मैं यहां पे स्लोप। तो स्लोप बराबर मैंने क्या अभी सिखाया भाई, तो स्लोप बराबर ढाल बराबर हम लिखते हैं, ठीक है, हमेशा ही y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। ठीक है ना, ये a b, इसको c कर देता हूं, तो क्या लिखेंगे भाई, tan थीटा। ये tan थीटा किसके बराबर होगा, तो अगेन ये BC अपॉन में AC के बराबर, और ये BC एक्चुअली में क्या है, तो ये वेग है ना, BC क्या लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन ये क्या मिलेगा भाई, तो ये मिलेगा t2 माइनस t1। ये जो इतनी सी डिस्टेंस है, ये जो इतना सा डिस्टेंस है ये वाला, सिर्फ ये क्या मिलेगा मुझे, ये v2 माइनस v1। कैसे भाई, ये पूरी v2 है, इसमें से v1 माइनस हो गया। सिमिलरली ये जो नीचे की तरफ है ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो यही चीज मिलेगी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। नाउ अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या मिल गया भाई, ये मिल गया डेल v अपॉन डेल t, और डेल v अपॉन डेल t को ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम त्वरण। मतलब अब इसका जो ढाल है ये किस बात को बता रहा है, ये बता रहा है त्वरण को, ये बता रहा है एक्सीलरेशन को। ठीक है, जब हमने बात करी किसमें भाई, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं वेग समय आलेख की। ये किसका आलेख है भाई, ये वेग समय आलेख है। और जब हमने स्थिति और समय आलेख की बात करी थी, स्थिति और समय आलेख की, तो इसका ढाल क्या बता रहा था, वेग को। लेकिन जब मैंने बात करनी शुरू कर दी किसको भाई, वेग और समय को, तो ये बता रहा है त्वरण को। क्या करूं मैं, तो यहां पर मुझे अब समझ में आ रहा है, स्लोप तो निकल गया है ना, स्लोप त्वरण निकला। अब हम निकालते हैं यहां पर क्षेत्रफल। क्या निकालूंगा भाई, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका निकलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल जो निकलेगा ये पूरे डायग्राम का निकलेगा भाई, ये पूरा जितना भी इसने कवरेज दी है, तो ये 0 मान लेता हूं या ओरिजिन से। तो मैं अगर निकालता हूं पूरा क्षेत्रफल, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा क्षेत्रफल में, जरा देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूं। क्षेत्रफल OBT2, मैं इसकी बात करूं, ये पूरा ये वाला एरिया, अगर ये पूरे एरिया की मैं बात करूंगा तो ये क्या निकलेगा भाई, क्षेत्रफल त्रिभुज OBT2। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब मैं यहां पे कुछ बातें करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसके भाई, न्यूमेरिकली, के मतलब ये टर्म्स किस चीज को इंडिकेट करे। तो देखिए ये ऊंचाई किस बात को बता रही है, ये वेलोसिटी को बता रही है। ये ऊंचाई क्या है, ऊंचाई वेलोसिटी है। और ये बेस क्या है, ये आधार क्या है, ये आधार क्या है भाई, ये है हमारा क्या, ये समय। तो मतलब ये समझ में आता है, हाफ आधार मतलब क्या है, समय, और ऊंचाई मतलब क्या है यहां पर, तो ऊंचाई का मतलब हो गया ये क्या है, ये है वेग। फर्दर मैं अगर सॉल्व करूं तो हाफ समय, वेग का मतलब क्या होता है भाई, तो वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा में समय। यहां पे समय से समय कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा, हाफ ऑफ विस्थापन। अच्छा,
ये हाफ क्या करेगा भाई? तो जो मेरा मैग्नीट्यूड आएगा उसको आधा कर देगा, यूनिट को तो कुछ नहीं करेगा ना। इसकी इकाई क्या लिखेंगे? तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई निकलेगी किसमें? मीटर में। और मीटर किसकी इकाई होती है? विस्थापन की। तो मतलब जो इसका क्षेत्रफल बताता है, ग्राफ का जो क्षेत्रफल बताएगा, वो किस बात को बता रहा है भाई? वो बता रहा है विस्थापन को। अर्थात स्लोप बता रहा है यहां पर किसको? त्वरण को। और जो क्षेत्रफल बता रहा है वो किसको बता रहा है? विस्थापन को। कैसे बता रहा है? समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। तो क्या कह रहे भाई? प्राप्त स्लोप तथा आकृति के क्षेत्रफल द्वारा अन्य भौतिक राशियां प्राप्त होती है। हमने देख लिया कैसे प्राप्त किया। ग्राफ के ढाल को tan थीटा के द्वारा ज्ञात करते हैं, जो y अक्ष तथा x अक्ष पर ली गई भौतिक राशियों का अनुपात होता है। tan थीटा बराबर क्या लिख रहे हैं भाई? tan थीटा बराबर BC अपॉन AC, y अक्ष अपॉन x अक्ष। मैं यहां पे और एक टर्म लिख देता हूं, tan थीटा बराबर y अक्ष बटा में x अक्ष। और क्षेत्रफल बराबर इसी प्रकार से अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? तो क्षेत्रफल बराबर हमेशा होगा, देखिए, y अक्ष गुणा x अक्ष। आप कहेंगे कैसे? तो यहां किया मैंने आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकालना होता है इसका, तो ये क्या दिख रहा है? आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मतलब टाइम, और चौड़ाई की अगर मैं बात करता तो चलिए यहां पे कह लेता हूं वेग। तो फिर तो वही बात रह गई ना, वेग इनटू समय आता विस्थापन। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। जबकि आकृति के क्षेत्रफल y अक्ष तथा x अक्ष पर ली गई राशियों का गुणनफल होता है। यही तो बात की, जो आकृति तथा उसके आकार पर निर्भर करता है। त्रिभुज हो सकता है, हमने अभी क्या किया, एक आयत के जरिए भी समझा कि वो आयत भी हो सकता है। ठीक है भाई। और आगे अगर बात करें तो गतिशील वस्तु विभिन्न क्षणों पर स्थिति तथा उसके संगत समय के मध्य खींचा गया आलेख स्थिति समय आलेख कहलाता है। ये जो आलेख आपको दिख रहा है, ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसकी स्थिति परिवर्तित होती जा रही है। अभी देखिए T1 पे x1 है, T2 पर x2 हो गया, हो सकता है मैं T3 बनाऊं तो x3 हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो रहा है। ठीक है। इस आलेख द्वारा वस्तु के वेग, एक समान या असमान गति तथा त्वरण के धनात्मक या ऋणात्मक होने की जानकारी मिलती है। अभी हम पूरे ग्राफ करने वाले, जितने यहां पे पॉसिबल वेज लिख रहा हूं, एक समान, असमान, त्वरण पॉजिटिव है, त्वरण नेगेटिव है, सब कुछ। स्थिति समय आलेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब जो ढाल, उस बिंदु पर वस्तु के ताक्षणिक वेग को व्यक्त करती है। कहीं पर भी अगर हमने क्या कर दिया, हमने अगर एक स्लोप खींचा, अगर मान लीजिए कहीं कर्व आए, यहां तो सब आपको फ्लैट जो दिखा, अभी कर्व आएंगे, वहां पे जब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट हमें बताएगा वहां की इंस्टेंटेनियस के बारे में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं एक एक करके कि जब कण जो है वो विराम की अवस्था में, मतलब कण कैसा है भाई? कण विराम अवस्था में, रेस्ट कंडीशन में, वो चल नहीं रहा, गमन नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा। तो माना ये जो है भाई, ये क्या है? ये समय है। एक्स अक्ष पे कौन है? समय। और ये वाई अक्ष पे कौन है भाई? तो स्थिति है। अब एक बात बताइए, मैंने एक किताब एक मेज पे रखा, अभी भी वहीं रखा, मतलब जब शुरुआती समय पे रखा तो वहीं पे रखा हुआ है। जब मैंने पहले सेकंड पे देखा तो मैंने पाया कि वहीं रखा हुआ है। जब मैंने दूसरे सेकंड पे देखा तो वहीं रखा हुआ है, तीसरे सेकंड पे भी वहीं, चौथे सेकंड पर भी वहीं। तो मतलब आपको हर समय कैसा समझ में आ रहा है कि उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब तक स्थिति परिवर्तन नहीं होगा तब तक मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट में है। स्थिति परिवर्तन होगा तो मोशन होगा, स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा, रेस्ट में है, वो विरामावस्था में। तो ये जो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, मतलब आपको स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। स्थिति में परिवर्तन का क्या मतलब होता है भाई? ऐसा बन गया, तो ये देखिए T1 पे ये यहां पर है, T2 पर यहां पहुंच गया, T3 पर यहां पहुंच गया, T4 पे यहां पहुंच गया। ये स्थिति में देखिए परिवर्तन हो रहा है, पहले ये x1 पे है, फिर x2 पे गई, फिर x3 पे गई, फिर x4 पे गई। किंतु जो अभी जो ग्राफ ड्रॉ है बिल्कुल स्ट्रेट, आप समय कितना भी बढ़ा दीजिए उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, वो उसी स्थिति में है। ठीक, तो मतलब इसका क्या होता है भाई कि ये रेस्ट में है। यदि समय के साथ कण की स्थिति नियत बनी रहती है, अर्थात कण विरामावस्था में है,
स्थिति समय ग्राफ समय के अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होता है जिसका ढाल अर्थात वेग शून्य होता है। अब निकालें, जो हमने क्या लिखा था भाई, हमें वेग निकालना है, तो मैंने क्या समझा, y अक्ष अपॉन x अक्ष। ठीक है, क्या लिखेंगे, y अपॉन x। तो कैसा हमने किया था भाई, तो हमने यहां पर किया था, ठीक, दो जगह मान लिए थे। एक यहां पर मान लिया मैंने क्या, t1, एक यहां पर हमने मान लिया वैल्यू क्या, इसको कह दिया मैंने t2, और ये दोनों के लिए कितना है x। यहां पर ये दोनों ही पोजीशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी है x। यहां पर भी x ही है, यहां पर भी x ही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूं तो x, y लिखते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे, t1, x, और यहां पर t2, x। ठीक है, तो क्या लिखते हैं भाई वेग के लिए, तो मैं लिखता हूं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 का भी मान, x2 का भी मान x है और x1 का भी मान x है, नीचे t2 माइनस t1 चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जीरो हो गया ना, अपॉन में मैं डेल टी लिख देता हूं, कितना आ गया फाइनली, जीरो। मतलब इसका वेग कितना है भाई, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी ये चल रहा है क्या, नहीं, रुका हुआ है। 0 मीटर पर सेकेंड वेग का मतलब क्या, रेस्ट कंडीशन में है, विरामावस्था में है और रुका हुआ है। आगे बढ़ता हूं मैं, जब कण एक समान गति से अर्थात समान वेग से गतिमान है, मतलब एक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक समान वेग से वो चलती जा रही है, तब क्या होगा, ये कब होता है भाई, तो इस कंडीशन में कि जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरियां, है ना, समान दिशा में तय करे। देखिए वेलोसिटी की बात करें भैया, दिशा भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल हो रही हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसी को कहते हैं भाई एक समान गति, एक समान वेग। ठीक है, अर्थात कण एक समान वेग से गति करता है तो स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती। अगर आपको कहीं पे स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल रही है तो यह है एक समान वेग जिसका ढाल अर्थात वेग नियत होगा। ढाल क्या बताता भाई, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्थिति और यहां पर समय, तो स्थिति बटा समय मतलब वही दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे वेग मिलेगा, मतलब इसका जो स्लोप है वो क्या मिल रहा है, ये वेग मिलेगा। ठीक है, अतः थीटा नियत है, परंतु थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। थीटा जो है tan थीटा, जिसकी हम बात करते हैं किसमें भाई, ढाल में, स्लोप की बात करते हैं, तो ये tan थीटा में जो थीटा का जो कोण है ये कितना है भाई, तो ये 90 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री से छोटा होता है tan, ठीक है, तो ये कैसा मिलेगा भाई, ये मुझे मिलेगा पॉजिटिव, धनात्मक, क्योंकि ये 90 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब 0 से ज्यादा ही है ना, लेकिन 90 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जब भी मिलेगी वैल्यू मुझे मिलेगी पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में हो तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, हमने अपने ग्राफिकल सिस्टम में हमने बहुत सारे ग्राफ्स जो देखे थे, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी ग्राफ देखा था, उसमें हमने कुछ इसी प्रकार से ग्राफ बनाया था भाई tan का। ठीक है, अगर ये मेरी रेफरेंस एक्सिस थी, ठीक है ना, तो यहां पर एक और लाइन ले लेता हूं मैं, वो हो गई ये। ठीक है, और ये दोनों जो मान जो दोनों साइड में दिख रहे हैं, ये अल्टीमेटली क्या है भाई, तो ये है हमारे अल्टीमेटली 90 और ये -90, इसलिए मैं इसको क्या कर दूं, डॉटेड कर दे रहा हूं। तो ये दोनों तरफ जो मान दिख रहा है ये 90 और -90 है। ठीक है, ये +90 डिग्री है और ये -90 डिग्री, और जो हमको ग्राफ मिलता है वो ग्राफ ऐसा मिलता है। ठीक, ये ग्राफ इस प्रकार से मिलने का मतलब क्या समझ में आता भाई, कि 0 पर इसका मान 0 होता है, लेकिन 90 डिग्री पे इसका मान कैसा होता है, इनफाइनाइट। लेकिन 0 से 90 में देखिए ये मान सा भी कैसा होगा, ये प्लस में ही आएगा ना। ये वाई एक्स जो है, ये वाई एक्स कैसा होता है भाई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस है,
ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। देखिए तो ये 0 से 90 ये वाले रीजन की अगर बात करते हैं तो ये सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। इसी वजह से मैं यहां पे कह पा रहा हूं कि अगर ये थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो जो tan थीटा जो स्लोप मिलेगा ये हमेशा ही कैसा मिलने वाला है, ये हमेशा ही मिलेगा पॉजिटिव। मतलब जब आपको ऐसा दिखे तो ये एक समान वेग ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें भाई, इस रेखा मतलब इसका ढाल जो झुकाव है जितना अधिक होगा उतना ही कण का वेग अधिक होगा। इसका झुकाव जितना ज्यादा होगा किधर की तरफ ज्यादा, तो भैया ये स्थिति में ज्यादा परिवर्तन हो। ये देखिए यहां पर अगर मैं इसको कह देता हूं ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, तो आपको कैसा समझ में आ रहा है भाई कि यहां पे अगर मैं V4 V3 V2 सभी में देखूं, मैं तो एक यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। जब भी ऐसे ग्राफ्स दिखते हैं यही काम करना होता है। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर में सीधा हो जा भाई, ये हो गया सीधा थोड़ा सा, है ना। चलिए ये मेरा ये मान लीजिए एक t सेकेंड है, इस पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा V1 है तो इसको x1 कह लेता हूं। ये मेरा क्या है भाई, तो ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, ये जो मुझे कट किया ये x4 है। अब आप देखिए टाइम सभी के लिए सेम है। टाइम अगर सभी के लिए सेम हो गया तो मुझे पता है वेग बराबर होता है भाई विस्थापन बटा में समय। अब मैंने कह दिया ये समय सेम हो गया, समय जो है ये टाइम जो हो गया कांस्टेंट हो गया, तो क्या मिलेगा भाई, तो वेग समानुपाती हो जाएगा किसके, विस्थापन के। तो अब यहां पे समझ करके आएगा कि भाई x1 छोटा है मतलब V1 छोटा होगा, x2 बढ़ा तो V2 बढ़ गया, x3 बढ़ा तो V3 बढ़ जाएगा, x4 बढ़ा तो V4 बढ़ जाएगा। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है, x1 छोटा है, x2 उससे बड़ा, x3 इससे बड़ा, x4 सबसे बड़ा, तो इसी क्रम में V1 छोटा उससे बड़ा, V2 उससे बड़ा, V3 इससे बड़ा, V4। जब भी कोई ग्राफ आता है और रिलेट करने की बात करते हो सबसे बेहतर तरीका होता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और y एक्सिस की वैल्यूज को रख लीजिए, ताकि x एक्सिस वाला कांस्टेंट हो गया तो y एक्सिस वाली वैल्यू डायरेक्ट रिलेट हो जाएगी और हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहां से समझ में आ गया कि जिसका जितना ज्यादा झुकाव, अब देखिए ना ये V4 का एंगल ये बनेगा ना, कोण बड़ा है, कोण जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मुझको वेग देखने को मिलेगा, कोण जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कोण देखिए 0 ये 90 की तरफ जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे ये देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये बड़ी वैल्यू होती जा रही है tan थीटा की, और tan थीटा ही तो वेग को बता रहा है। ये किसका ग्राफ है, ये tan थीटा का ग्राफ है भाई, और ये tan थीटा किसको बता रहा है, वेग को बता रहा है। यहां पे जो tan थीटा बता रहा है, जो ढाल बता रहा है, ये अल्टीमेटली किसको बता रहा है, वेग को बता रहा है, क्योंकि ये है मेरी स्थिति बट्टा में समय, तो ये वेग को ही तो बता रहा है। तो जितना ज्यादा इसमें वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ये उतना ज्यादा वेग बड़ा हो जाएगा। ये रही पूरी एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट की, इस ग्राफ की। क्योंकि अब से पहले आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो हमने 9th में भी देखी थी, नया क्या आ गया, तो नया आ गया ना, अब हम एंगल्स में बात कर पा रहे हैं, अब हम एंगल्स की वैल्यूज को एक तरफ देख रहे हैं, उनकी वैल्यूज के जरिए हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं और डिस्कस करते हैं कि जब कण ऋणात्मक वेग से गतिमान है, इसी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा भाई, जब थीटा 90 डिग्री से छोटा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई कि अभी भी यहां पर जब थीटा की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर जब एंगल की बात करें तो यहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। यहां पे एंगल जो है ये कैसा भाई, ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं, थीटा जो है ये 90 डिग्री से कैसा है, बड़ा हो गया। ये देखिए ये जो थीटा यहां पे बन रहा है ये कैसा है, 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री क्या होगा, इस पॉइंट पे 90 डिग्री ये होगा। ये अगर ग्राफ होता तो ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, अधिक कोण हो गया। इस कंडीशन में जब बात करते हैं तो ये नेगेटिव आता है। क्यों आता है नेगेटिव, जरा समझिए। मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए, जैसे वहां पे मार्क किए तो वैसे यहां पर 2 पॉइंट्स, एक यहां पर एक यहां पर। ये मेरा T2 है, ये मेरा T1 है। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा x1 और ये मिलेगा मेरे को x2। तो मुझे पता है जब मैं वेग निकालता हूं, अर्थात मैं ढाल जब निकाल रहा हूं, तो कैसे ढाल निकालेंगे भाई, तो मैं निकालूंगा क्या, मेरा जो मान है T2 पर जो मान है
वो पहले, तो मतलब x1 माइनस x2 अपॉन t2 माइनस t1। भाई ये कहते हैं ना अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति अपॉन समय अंतराल। अब देखिए भाई क्या दिख रहा है आपको, अंतिम स्थिति मतलब कौन, x1। यह पहले कौन आ रहा है, देखिए पहले और बाद में डिसाइड कौन करे, t1 पहले है तो t1 पे x2 है ना, तो x2 क्या हो गया, तो ये x2 प्रारंभिक स्थिति हो गई। और t2 कौन है, ये है अंतिम समय, तो इस पे क्या है रहा भाई, तो इस पे x1 हो रही है स्थिति, तो ये x1 हो गया। मतलब x1 माइनस x2 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखिए t2 मुझे पता है ये बड़ा है ये छोटा है, जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन ये x1 छोटा है ना और x2 बड़ा है। यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है कि x1 जो है ये छोटा है, x2 बड़ा है। तो जब x2 ये वाली टर्म ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी तो फाइनली जो मुझे मिलने वाला है तो माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी मिलने वाला है। ये नेगेटिव में आएगा वैल्यू भाई, ठीक है। मतलब ये कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है, नेगेटिव वेग आ रहा है। कब, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो ये नेगेटिव में पूरा मान आएगा। इसीलिए कहते हैं जब ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो स्थिति समय ग्राफ की ढाल ऋणात्मक होगा। इसमें कण निर्देश बिंदु की ओर लौटता है, मतलब नीचे की तरफ लौट रहा, अर्थात थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो tan थीटा का मान जो होता है वो नेगेटिव आता है, तब v नियत परंतु ऋणात्मक है, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, नेगेटिव वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी तो देखिए एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा, जो त्वरण है ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई, ये क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि x2 वाला नेगेटिव पोर्शन में जा रहा है। चलिए और आगे बढ़ जाया जाए और अब डिस्कस करते हैं जब कण परिवर्ती हो। देखिए ये दोनों ही कैसी बात करी हमने, एक समान वेग था तब, अब हमारा कैसा हो गया भाई, अब असमान वेग हो गया, ठीक है। कैसा ये असमान वेग, असमान वेग का मतलब हमने क्या समझा था भाई कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। मतलब समान परिवर्तन होगा लेकिन हमको समान समय अंतराल में जो परिवर्तन है वो असमान हो जाएगा। समय अंतराल समान है, परिवर्तन नहीं, ठीक है। जैसे पहले 5 सेकंड में कुछ और चला, अगले 5 सेकंड में ज्यादा चलने लग गया। तो ऐसे लोगों को, मतलब इस तरीके को हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं भाई, जो त्वरित गति है जो बदल रही है उसको दर्शाने के लिए कैसा ग्राफ बनता है भाई, तो ये ग्राफ है, ये पैराबोलिक हो गई। अब यहां स्लोप कैसे निकाले भाई, यहां वेग का कैसे पता चलेगा, तो कहीं पर भी जिस बिंदु पर आपको चाहिए वहां पे आपको ड्रॉ करना होगा टेंजेंट। जैसे इस बी बिंदु पर मुझे चाहिए तो यहां मुझे ड्रॉ करना है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यहां ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गई, अब ये मेरी स्पर्श रेखा हो गई, तो मैं एक आधार के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है नेम्ड एज θ2। ऐसे ही एक पॉइंट ए, दो बिंदु ले रहे थे ना ए और बी, मैंने एक पॉइंट दूसरी ले ली, यहां पर ए है और ये एक पॉइंट बी है। ए पर भी फिर से वही टेंजेंट ड्रॉ किया, ए पर भी टेंजेंट और आधार से खींच दिया, ये क्या बनेगा, यहां पर जो मिलेगा वो θ1। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिला, आप साफ सुथरा से देख करके बता सकते हैं कि भैया ये θ2 जो है ये बड़ा है θ1 से। ये ए बिंदु पर जो θ1 था, ए बिंदु पर जो कोण था उससे जो बी बिंदु पर कोण बना है वो बड़ा बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है इसकी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। tan थीटा का मान बड़ा होगा तो फिर आपको वेग का मान भी तो बड़ा आएगा ना, यही तो बात कर रहे थे। tan थीटा का मान अगर बड़ा होगा तो वेग का मान भी बड़ा आएगा, क्योंकि वेग कौन बता रहा है, tan थीटा। ये थीटा का मान जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ा रहे इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, 90 डिग्री पहुंचा दोगे तो इन्फाइनाइट चली जाएगी। तो मतलब ये tan थीटा किसको बता रहा है, यही तो बता रहा है हमारे वेग को, किस समय, स्थिति समय ग्राफ में। और यही चीज अगर चली जाएगी वेग समय ग्राफ में तो त्वरण बताने लगेगा, लेकिन यहां पर स्थिति समय है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वेग को बता रहा है ये, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वेग बढ़ता जाएगा। अर्थात धनात्मक दिशा में गतिशील त्वरित कण अर्थात धनात्मक त्वरण के लिए
स्थिति समय में खींचे गए वक्र पर स्पर्श रेखा खींचे, तब भिन्न भिन्न समय के संगत वक्र पर स्पर्श रेखा की ढाल अर्थात वेग भिन्न भिन्न होगा। ये स्लोप, ये थीटा क्या है, ये थीटा अल्टीमेटली है tan थीटा, और ये tan थीटा ये अल्टीमेटली है वेग, क्योंकि ये होगा डेल एक्स अपॉन डेल टी के बराबर, और डेल एक्स अपॉन डेल टी को ही हम कहते हैं क्या, वेग। ठीक, चलिए, तो चित्र के अनुसार आलेख पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के लिए थीटा 2 जो है वो बड़ा है थीटा 1 से, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि थीटा 2 जो है वो बड़ा है थीटा 1 से, मतलब tan थीटा 2 बड़ा हो गया tan थीटा 1 से, मतलब जो वेग 2 हो गया वो बड़ा हो गया किससे, वेग 1 से। मतलब यहां पर वेग कम है, यहां पर वेग ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी कम है, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा दिख रही है। ठीक है भाई, चलिए और आगे अगर बढ़े, अर्थात बिंदु बी पर स्पर्श रेखा की ढाल tan थीटा 2, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा के ढाल tan थीटा 1 से अधिक है, जिससे समय वृद्धि के साथ यह ढाल अर्थात वेग जो है वो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, अर्थात कण त्वरित हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। अतः त्वरण कैसा है भाई, तो यह धनात्मक है। देखिए, जहां पर आपका वेग धनात्मक वहां पे त्वरण धनात्मक, जहां पे विस्थापन धनात्मक वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमारा वेग धनात्मक, और जहां वेग धनात्मक वहां त्वरण धनात्मक, क्योंकि त्वरण डिपेंडेंट है वेग पे और वेग डिपेंडेंट है विस्थापन पे। और अगर विस्थापन नेगेटिव हो गया तो वेग भी नेगेटिव, वेग नेगेटिव हो गया तो मेरा त्वरण भी नेगेटिव। ठीक है, अतः v बढ़ रहा है अथवा त्वरण a जो है वो धनात्मक है, एक्सीलरेशन जो है वो कैसे मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़ता हूं मैं, ऋणात्मक में क्या होगा, तो यही कर्व अगर इस तरीके से बन गई, ये जो स्लोप आप देख पा रहे हैं, अब यहां पर फिर वही काम करना है भाई, टेंजेंट बनानी है, बनाए टेंजेंट। आइए, यहां पे मैंने एक स्लोप ड्रॉ किया, और इस पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा और बाहर की तरफ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, और यहां पर मैंने एक पैरेलल लाइन खींची किसके टाइम पे, तो यहां पर मुझे एक एंगल मिलेगा दैट इज नेम्ड एज थीटा 1। अब चलते थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट बी लेते हैं और यहां पर टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया और ये बन गया मेरा पैरेलल, जो टाइम के जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है पहले। यहां पर एंगल अगर आप देखें तो कितना बनना है, ये बनना है थीटा 2। आप स्वयं देख पा रहे होंगे थीटा 2 जो है छोटा है, थीटा 1 बड़ा है, मतलब यहां पर थीटा 2 जो है वो छोटा थीटा 1 से, मतलब क्या दिख रहा है, tan थीटा 2 जो है ये छोटा है tan थीटा 1 से, अर्थात जो वेग देखने को मिल रहा है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, वो छोटा है जो वेग देखने को मिल रहा है मुझे फर्स्ट पोजीशन पे, अर्थात ये क्या कहलाएगा, ये मंदन कहलाएगा भाई, ये रिटार्डेशन कहलाएगा, ये मंदन कहलाएगा, ये धीरे होती जा रही चीज। और इसके बाद अगर देखिए ना थोड़ा सा और मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ाता, ये तो कांस्टेंट ही हो गई। अब यहां पे ये दिख रहा है बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करने लगी, मतलब इसके बाद आप टाइम कितना भी बढ़ाते जाइए, यहां वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा, यहां पर विस्थापन में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा। तो मतलब उस पॉइंट के बाद, मैं जनरली इसी में आपको शो कर दे रहा हूं सिर्फ, ये एक पॉइंट है सी, इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये किस में आ गई, ये विराम में आ गई, यहां से बड़ी तेजी से निकली थी। ये देखिए टाइम थोड़ा सा बदला, वेलोसिटी कितना सारा चेंज हो रहा था, विस्थापन बहुत सारा हो रहा था, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, लेकिन ये एंगल यहां गया तो कम हुआ, यहां चले गए, ये एंगल और कम हुआ और कम हुआ, और इसके बाद कहां चला गया, विराम में। तो भैया कोई चीज रुकने जा रही है, मंदन में है, पहले तेज चल रही है, फिर धीरे 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 वो रुकती जाएगी और आगे चल करके वो रुक जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहां से क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, और वो सी पॉइंट के बाद तो वो विराम में ही आ गई, रेस्ट में आ गई। आइए देखते हैं, ऋणात्मक दिशा में गतिशील मंदित कण अथवा ऋणात्मक त्वरण के लिए क्या होता है भाई, तो चित्र अनुसार जो आलेख में दिख रहा है कि दो बिंदुओं पर थीटा 2 जो है, ठीक है, वो थीटा 2 जो है भाई ये छोटा है किससे, थीटा 1 से, थीटा 2 जो है वो छोटा है थीटा 1 से, जिससे tan थीटा 2 छोटा होगा किससे भाई, tan थीटा 1 से। tan थीटा 2 छोटा है, tan थीटा 2 छोटा है 1 से, अर्थात बिंदु बी पर स्पर्श रेखा की ढाल tan थीटा 2 बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है tan थीटा 1 से कम है, बी वाला कम है ए से, जिससे समय वृद्धि के साथ यह ढाल अर्थात वेग जो है वो घट रहा है, अर्थात कण जो है वो मंदित हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, अतः जो त्वरण है वो एक्सेलरेशन जो है वो ऋणात्मक है, यह कण अंततः स्थिर हो जाएगा, यह कण स्थिर हो गया, विराम में आ गया।
अब इसके बाद वो रेस्ट में रहेगा। थीटा घट रहा है अतः v घट रहा है, अतः त्वरण जो है वो ऋणात्मक है। ठीक है ना, थीटा घट रहा है, v घट रहा है, मतलब ये कण कैसा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है भाई, चलिए तो ये भी बात समझ में आ चुकी है। तो अब एक लास्ट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब शून्य हो त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन जीरो करना हो, तब क्या होगा। तो जब शून्य त्वरण की बात करेंगे तब यहां पे स्थिति समय ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तब ढाल जो है वो वेग का वो कैसा होना चाहिए भाई, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने एक ग्राफ ले लिया, यहां पर मैं यहां पर टाइम लिख देता हूं और यहां पर एक्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये कांस्टेंटली ऐसा चला जा रहा है। तो इस केस में 2 पॉइंट, ये T1 और ये पॉइंट T2, यहां पर अगर अपन दोनों जगह पे स्लोप निकालने की कोशिश करें, स्लोप इसका जो ढाल होगा वो होगा y/x। तो यहां पर x2 हो गया और यहां पर क्या हो गया भाई, x1। ये x1 की भी वैल्यू x है और x2 की भी वैल्यू x है। देखिए दोनों x पर ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कैसे लिखते हैं भाई, ये x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये x2 माइनस x1 क्या है, x माइनस x अपॉन T2 माइनस T1। ये T2 माइनस T1 तो आ जाए, लेकिन ये जीरो हो गया अपॉन ये डेल टी, अर्थात ये जीरो। क्या मिला भाई, अगर मुझे वेग जीरो मिला तो त्वरण जो होता है ये होता ही है वेग बटा में समय। तो जब वेग जीरो, तो जीरो बटा में समय अगर मैं लिख भी दूं तो ये फाइनली क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। मतलब एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, जीरो हो गया। कब होगा भाई, जब v नियत हो जाए। ठीक है ना, जब v बदले नहीं, v चेंजेस ना दे। ठीक है, तो स्थिति समय ग्राफ में ढाल एक सरल रेखा है जिसका ढाल अर्थात वेग नियत है, मतलब थीटा जो है वो नियत है, यानी v नियत है, अतः त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। त्वरण नहीं बदलेगा, त्वरण सेम रहेगा, मतलब त्वरण जीरो हो गया। वेलोसिटी नहीं बदल रहा तो त्वरण चेंज हो जाएगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग बदल ही नहीं रहा है तो फिर कैसे, वेग बदल रहा होता तो जरूर चेंजेस आते, वेग नहीं बदल रहा तो कुछ नहीं होगा। यहां वेग नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन जीरो आ गया। ठीक, तो यहां पर हमने स्थिति समय ग्राफ के जरिए हमने पूरे ही स्थिति समय ग्राफ की जितनी भी पॉसिबल केसेस थे उनको देखा। उनके जरिए हमने देखा विस्थापन कैसे हो रहा है, उस पर वेग कैसे निर्भर है, और उसके साथ साथ उस पर त्वरण किस प्रकार से निर्भर है। तो आई होप कि यह सेशन आपको पूरे अच्छे से समझ में आया है, आपने इन सभी बातों को सीखा, देखा। जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इनिशियली कराया था उसकी वजह से पूरा आपको समझ में आया भी। खैर एक और बात मैं करता चलूं, तो भाई हम लोगों ने जितने भी बेसिक चीजें थी उन सभी को एक साथ इसीलिए किया था ताकि यहां पे कहीं पर भी दिक्कत ना आए। स्पेशली जो बायो के हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, उनके लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि आपके साथ में सिंपल सी बात है कि आप मैथमेटिक्स से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और फिजिक्स जो है वो कंप्लीटली मैथमेटिक्स के ऊपर निर्भर करती है। तो आपको इतनी बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए, तभी हम एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, हम नीट में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां तक में हमने जो टारगेट आज का लिया था वो हमने कंप्लीट किया, हमने सीख लिया। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। ठीक है, एमपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, आपकी जो मेन रेफरेंस है वो है भाई आपकी एनसीईआरटी, और ये सब कुछ उसी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो मतलब आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो या फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट आप इसके ऊपर टैप कीजिए, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पे जाइए, वॉच नाउ को क्लिक कीजिए, कुछ इस प्रकार से आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके सभी प्रकार की चीजें, मतलब उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसके एमसीक्यूज, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपका वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात
यही से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि पूरी 11th क्लास के हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स यही से कवर होने वाले हैं। एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी लेकर के आना है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनको भी ये सारी चीजें देनी है। कौन सी? जो मैग्नेट ब्रेन्स देता है। क्या? 7th to 12th फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।